बाकी ये बात आपको पता थी कि सर इसमें पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, इसमें पार्टिकल्स के दरमियान कोई अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, पार्टिकल्स की मूवमेंट रैंडम है, ठीक है। पार्टिकल्स हाँ कोलाइड कर सकते हैं कभी कभार, दे कैन कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, द फोर्स जिसको आप वीक कहते हैं, द फोर्स जिसको आप नेग्लिजिबल कहते हैं, इन दैट मोमेंट ऑफ टाइम दैट फोर्स कैन नॉट बी नेग्लिजिबल, इट विल बी सम फोर्स, इट विल बी सिग्निफिकेंट। खैर मैं फोर्सेस की डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आपको बात मेरा टॉपिक ये इस वक्त इंटर मोलिकुलर फोर्सेस या इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस समझाना नहीं है, बस उसको रेफर करना था। रेफर करने के बाद मेरा टॉपिक जो है वो क्या है, वो तो एटॉमिक साइज है, वो तो एटॉमिक रेडियस है, वो तो नोबल गैसेस के एटम्स का रेडियस लेना है, या मेटालिक एटम्स के रेडियस लेना है, या नॉन मेटालिक एटम्स का रेडियस। मेरा तो सर टॉपिक वो था कि मैंने ये पेज किस खुशी में दिया आपको, जो जनरल एटॉमिक रेडियस की आपने डेफिनेशन लिख दी है, मैंने तो उसके पास इस पेज को पेस्ट करने के लिए दिया है कि एटम किस किस किस्म के होते हैं और कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। हमने कहा जी नोबल गैसेस के एटम्स हैं, सर अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट एटम्स हैं, कोई लेना देना नहीं है उनके साथ। अच्छा अब अगर कोई लेना देना ही नहीं है तो क्या करें, अकेला एक एटम पकड़ें और उस एटम के सेंटर से लेकर तो उसकी बाउंड्री तक फुट रूलर रखें और वहां से उसका क्या करें, वहां से उसका डिस्टेंस निकालें। नहीं जनाब साहब ये तो मुमकिन नहीं। क्या करें फिर, कहता है जी कहानी तो जुमला तो वही चलेगा जो आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है। जरा प्लीज बताएं क्या लिखा है जुमला कॉपी में, क्या लिखा है जी आपने कॉपी में, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ, हाँ एटॉमिक रेडियस में क्या लिखा हुआ आगे, अच्छा ओ सॉरी मैं बताना चाहता हूं उधर मैंने वो एवरेज क्यों लिखा है वो मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि किसी भी एटम के सेंटर से लेकर उसकी वैलेंस बाउंड्री तक आप डिस्टेंस कभी भी नहीं निकालेंगे। आप निकालेंगे क्या, एक एटम के सेंटर से अगले एटम के सेंटर तक का फासला निकालेंगे, उस फासले को क्या करेंगे, उसको आधा करेंगे। क्या करेंगे, एक एटम के सेंटर मतलब न्यूक्लियस से अगले एटम के सेंटर मतलब न्यूक्लियस तक का क्या करेंगे, फासला निकालेंगे। उस फासले को क्या करेंगे, उस फासले का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब एवरेज लेंगे या हाफ करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा अब इन दिस केस जब हम कहते हैं जी पार्टिकल्स आर क्या, फार अपार्ट, वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो अब यहां पे मैं दो एटम्स किधर से करीब लेकर आऊं, कभी ना कभी तो आएंगे करीब। कैसे, कब, ड्यूरिंग देयर कोलिजन करीब करीब आ जाएंगे। या फिर एक और काम कर दें, सर जी इसका टेम्परेचर पकड़ के कम कर दें। क्या कर दें, कितना कम कर दें, इतना कम कर दें कि मेल्ट हो जाए, इतना कम कर दें कि सॉलिड हो जाए, इतना कम कर दें कि सर एटम्स टच तो हो जाए ना कम से कम। अब आप क्या कहेंगे, सर ड्यूरिंग द कोलिजन टच हो जाते हैं, या आप क्या कहेंगे, सर वो स्टेट जब सॉलिडिफाई करेंगे तो एटम्स टच कर ही जाएंगे। ये जितना भी करीब आ सकते हैं, जितना भी आप उनको करीब ला सकते हो उतना करीब ले आए और आप ये तस्वुर करें कि टच आपस में कर गए हैं। और जब वो एटम्स आपस में टच कर गए हैं तो ये एक एटम टच हो गया, ये एटम टच हो गया, एंड यू नो दीज टू एटम्स नॉट ओवरलैपिंग विद ईच अदर बट क्या, जस्ट टचिंग विद ईच अदर। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का फासला निकालें, इसके फासले को आधा आधा कर दें, तो दैट आधा आधा इज क्या, इधर वाला आधा इज इसका एटम का रेडियस, उधर वाला आधा इज उसके एटम का रेडियस। अभी आपको इनिशियली लगेगा सर ये आप क्या लिखवा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब मैं एंड पे टॉपिक वाइंड अप करूंगा, आखिरी तीनों की डेफिनेशंस पढ़ूंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ाना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर अगर आप वापस अपने नोट्स को देखें, इस पेज को देखें, तो आपने देखा कि एलिमेंट्स की कितनी किस्में नजर आ रही हैं आपको, तीन। कौन कौन सी, मेटल्स, नॉन मेटल्स और, अच्छा अब ये तो हमें पता है। मुसीबत ये है कि मेटल्स का एग्जिस्टेंस किसी और तरह का है, नॉन मेटल्स का एग्जिस्टेंस किसी और तरह का है, नोबल गैसेस का एग्जिस्टेंस किसी और तरह का है। अभी हमारा टॉपिक एलिमेंट्स वाला ही है, कौन सा है, हम अभी कंपाउंड्स तक नहीं गए, हम अभी मिक्सचर्स तक नहीं गए। मैं भी सिर्फ किसको पढ़ाना चाहता हूँ, एलिमेंट्स को ही। एलिमेंट्स की कितनी किस्में होती हैं दोबारा बताएं, तीन जनरली, मेटल्स, नॉन मेटल्स और। मेटल्स क्या लिखा है जी, दे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ सी ऑफ, हमें इस जुमले का पता है। नॉन मेटल्स का क्या लिखा हुआ है, दे एग्जिस्ट एज क्या,
दे एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। सर हमें ये भी पता है, ठीक है, वो दो एटम्स आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। अब हमें इस मतलब इन 3 टबों का मेरे पास नोट्स में भी इसकी जगह नहीं बनती थी कि मैं आपको कोवलेंट बॉन्डिंग समझाता, मैं आपको मेटालिक बॉन्डिंग समझाता, या मैं आपको वैंडर वाल वाली फोर्सेस समझाता। इसलिए मैंने उसको अलग से एक पेज पर पेस्ट करके आपको दे दिया है कि आपको पहले से क्या होना चाहिए। आपको पहले से मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको पहले से कोवलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको पहले से वैंडर वाल फोर्स का भी क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके मैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस डिफाइन करना चाहता था कि मेटल्स के केस में एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन कुछ और है, कोवलेंट ये जो नॉन मेटल्स हैं इनके केस में मैंने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन कुछ और लिखनी है, और नोबल गैसेस के केस में मैंने एटम के रेडियस की डेफिनेशन कुछ और लिखनी है। कैसे कुछ और लिखनी है सुने, मैंने मेटल्स के केस में क्या कर दी नीचे जाकर कि जी उनके एटम के रेडियस को मैं क्या कहूंगा, मेटालिक रेडियस। नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा, उनके केस में जो एटम का रेडियस होगा उसको क्या कहूंगा, कोवेलेंट रेडियस। नोबल गैसेस के केस के जो एटम्स होंगे उनका जो रेडियस होगा उसको क्या बोलूंगा, वैंडर वाल रेडियस। और लफ्ज मैंने तीनों कहां से निकाले हैं, मेटल्स के केस के लिए मेटालिक रेडियस, नॉन मेटल्स के केस के लिए कोवेलेंट रेडियस, नोबल गैसेस के लिए वैंडर वाल रेडियस। असल में इन 3 लफ्जों के लिए मैंने ऊपर का टेबल बनाया है। क्या बनाया जी, कि मैंने वैंडर वाल रेडियस क्यों बोलना है, बिकॉज नोबल गैसेस में वैंडर वाल फोर्स होती है, उस वजह से कोई नाम आएगा वैंडर वाल रेडियस। नॉन मेटल्स के केसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो नाम आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस। मेटल्स के केस में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए मैंने नाम क्या लाया, मेटालिक रेडियस। तो इसलिए पहले मैंने ऊपर के टेबल में क्या समझाने की कोशिश की है, मेटल होता क्या है, नॉन मेटल क्या होता है, नोबल गैस क्या होती है, मेटल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, नॉन मेटल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, नोबल गैसेस के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें कि मेटल्स के केस में कौन सी बॉन्डिंग है जी, वो मेटालिक बॉन्डिंग है। क्या चीज है वो, सर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके दरमियान में, पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस और नेगेटिवली चार्ज सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में फोर्स है। फोर्स कैसी है सर, बड़ी स्ट्रांग है। कितनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि मेटल्स विल एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट फॉर मरकरी एंड गैलियम शायद, ठीक है, बाकी सारे क्या होते हैं। अच्छा, नोबल गैसेस के केस में वो फोर्स है सर, उधर भी है फोर्स, कौन सी वाली, वैन डर वॉल फोर्स है। वो इतनी वीक है सर, इतनी वीक है कि सारे नोबल क्या होते हैं, गैसेस ही होते हैं, ठीक है। उसको आप या नेग्लिजिबल कह दें या इवन नो कह दें, हाँ, लेकिन अगर वो करीब करीब से गुजर रहे हो तो उस लम्हे में वो फोर्स होती है, ठीक है। वो एक लम्हे के लिए उनको हाँ चिपकाने के काबिल है कि नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। उस फोर्स के नतीजे में एटम्स सारे चिपक कर सॉलिड स्टेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो मैं अगले किसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जब टेम्परेचर कम कर दें तो नोबल गैसेज ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी गैसेज ही होंगी, नोबल गैसेज लो टेम्परेचर पे जाकर लिक्विड हो सकती हैं, उससे भी लो पे जाकर सॉलिड हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कभी आप सॉलिडिफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कभी आप इनके दिमाग में फोर्स डेवलप ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, रूम टेम्परेचर पर वो फोर्स क्या है, नेग्लिजिबल है। लोअर टेम्परेचर पर वो फोर्स अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि चीजों को पकड़ लेती है, एटम्स को पकड़ लेगी, चिपका लेगी आपस में। बहरहाल मैं अभी फोर्सेस की ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, जितनी डिटेल में जाना चाहता था उतनी मैंने यहाँ पे बात कर ली है। दिल तो कर रहा है, दिमाग भी कर रहा है कि थोड़ा सा बात को फैला दिया जाए, लेकिन अगर मैंने बात को फैलाया तो मैं अपने टॉपिक से दूर चला जाऊंगा और मैं फोर्सेस वाले टॉपिक में चला जाऊंगा। डोंट वरी, एक चैप्टर है हमारे पास आगे, किस नाम से, केमिकल बॉन्डिंग के नाम से। उसमें मैं आपको सारी फोर्सेस लाइक आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, डेटिव बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स में ये वैंडर वाली फोर्स, 2-3 और भी हैं वो वाली फोर्सेस, सारी फोर्सेस पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जस्ट उनके नामों का रेफरेंस देना चाहता था, मैं अभी इनको नोट्स का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था, मैं अभी लिखवाना भी नहीं चाहता था। इसलिए अलग से एक पेज बनाकर आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस का रेफरेंस दे दिया गया, कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो बता दिया गया।
उनके दरम्यान में कौन कौन सी फोर्स होती है वो बता दिया गया। नोबल गैस में कौन सी फोर्स है जी, अगर कोई है भी तो कौन सी है, वैन वाल है या निग्लिजिबल है या वीक है। इधर मेटल्स में कौन सी फोर्स है जी, सर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मेटालिक फोर्स है। नॉन मेटल्स के मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसे मॉलिक्यूल के साथ क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल्स लिखी हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और molecule of an element is formed by the sharing of electrons between two atoms of the same element. Shells of atoms overlap to form a molecule and there is a covalent bond between the atoms of a molecule. I think किसी को मसला है जी, ओ लेवल की बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, तो जो ऊपर के टेबल है, इस टेबल में अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें कि सर मेटल्स का मुझे ये प्रॉब्लम है, नॉन मेटल्स का मुझे ये प्रॉब्लम है, नोबल गैसेस की अंडरस्टैंडिंग में मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस की अंडरस्टैंडिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। उनकी एग्जिस्टेंस में एक केस पर क्या है, इधर नोबल गैसेस में क्या एग्जिस्ट करता है, यहां नोबल गैसेस में क्या होते हैं सर, इंडिपेंडेंट एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ नॉन मेटल्स में क्या एग्जिस्ट करते हैं जी, ज्यादातर वैसे तो ट्राइएटॉमिक भी हो सकता है, O3 ओजोन, टेट्राटॉमिक भी होता है P4, मैं आगे पढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं, लेकिन ज्यादातर हमने क्या पढ़े, हमने ओ लेवल्स में क्या पढ़े, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैं इस वक्त असल में ओ लेवल का रेफरेंस देना चाहता था। यहाँ मेटल्स में क्या एग्जिस्ट करता है सर जी, मेटल्स में एज व्हाट, एज अ लैटिस ऑफ क्या जनाब, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। उनके नाम क्या है, कैट आयंस। कैट आयंस एग्जिस्ट करते हैं इन व्हाट, इन अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, समथिंग लाइक दिस। सो यू नो एलिमेंट्स में ही अभी कंपाउंड ना भी बना हो, अभी कंपाउंड ना भी बना हो, तब भी आपको एटम, आयन, मॉलिक्यूल सब समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ हमने भी नॉर्मल नोट्स में एटम्स एंड आयंस पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स अभी हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ। खैर फिर भी कौन सा को रॉकेट साइंस है, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कौन कौन शेयर कर सकता है, कितने कितने शेयर हो सकते हैं, तो इसलिए ये आपको पहले दे दिया गया। प्लीज एक बात बताइए, आपको मेटल्स के अंदर जो लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स के अंदर जो लिखा हुआ है, नोबल गैसेस के अंदर जो लिखा हुआ है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए, नहीं है ना। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ, असल चैप्टर तो ये है ही नहीं। असल चैप्टर क्या है, ये तो मैं वैसे ही इसमें फिरता रहा तो फिर तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी डिस्कस हो सकता है, फोर्सेस वाला टॉपिक भी डिस्कस हो सकता है। मैं भी ना तो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, ना सॉलिड लिक्विड गैस की ज़्यादा डिटेल में। हाँ, जितनी जितनी हल्की फुल्की मैंने दो तीन जुमले बोलने से मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि यहाँ पर नोबल गैसेस के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं एज एटम्स, नॉन मेटल्स में एटम्स एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूल्स, मेटल्स में एटम्स ही होते हैं लेकिन एग्जिस्ट कैसे करते हैं, एज कैटाइंस। किसी को मसला है इस बात से? तो उस केस में मेटल के एटम्स की एग्जिस्टेंस चूंकि डिफरेंट है, तो मेटल्स के एटम का रेडियस का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। नॉन मेटल्स के केस में एटम्स की एग्जिस्टेंस चूंकि डिफरेंट है, तो इस केस में एटम के रेडियस की डेफिनेशन थोड़ी मुख्तलिफ होगी। नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस किसी और तरह की है, तो यहां इनके एटम्स के रेडियस का मीनिंग कुछ वैसा तो सीधा सीधा है जो नोट्स में लिखा हुआ है, एटम के सेंटर से लेकर एटम की बाउंड्री तक, वो सीधी सीधी डेफिनेशन है। अब क्या एटम्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, अकेले अकेले इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं कि मैं एक के सेंटर से पकड़ के उसकी बाउंड्री तक का फासला निकाल लूं? नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। या तो ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो उस केस का एग्जिस्टेंस कुछ और है, तो मेजरमेंट टेक्निक कुछ और होगी, तो फिर उसका तरीका भी कुछ और, उसका नाम भी कुछ और होना चाहिए। इस केस में एग्जिस्टेंस किसी और तरह की है, तो फिर क्या करूं? यहां एग्जिस्टेंस किसी और तरह की है तो उसकी मेजरमेंट टेक्निक कुछ और होगी, तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होगा, तो नाम भी क्या होना चाहिए? हाँ, निकलेगा एंड पे क्या, एटम का साइज ही निकलेगा। निकलेगा एंड पे क्या, एटम का रेडियस ही निकालूंगा। लेकिन चूंकि 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, तो क्या होना चाहिए उनके एटम के रेडियस की भी क्या होनी चाहिए? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडिया। अगर आप चेक करें अगली लाइन क्या लिखा मैंने ऊपर, मैंने कहा देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ
एलिमेंट्स, जिसकी वजह से नीचे क्या कह दिया मैंने, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडिया है। यहां तक किसी को मसला है? कौन कौन सा रेडिया है जरा सुनिएगा प्लीज गौर से। यहां मॉलिक्यूल्स के केस में क्या बात हो रही है सर? यहां तो प्रॉपर ओवरलैप होता है। यहां क्या होता है? अच्छा जी, वो कहते हैं भाई ये काम करें, ये मेटालिक मेटल्स की एग्जिस्टेंस का सीन है, कैटाइंस हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ आसपास। उन इलेक्ट्रॉन्स ने, वैसे पहले मैं सोच रहा था कि मेरा फोकस होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, तो मेरा इनिशियल इंट्रो फोर्सेस की डिटेल की तरफ जाने लगा। मैंने वहीं से वापस किया, कहीं यू टर्न लिया है कि नहीं जनाब, मैंने फोर्सेस वाले टॉपिक में खुद को नहीं लेके जाना, मैं वहां से निकला हूँ और निकल कर जिधर मैंने पढ़ाने में उधर आ गया हूँ। फोर्स कैसी है आई थिंक पता होना चाहिए। चलो मैं हल्का से एक जुमला बोल देता हूँ। वैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसका अपना होता, सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में होता? इसके इन्फ्लुएंस में। इसने उसको निकाला क्यों खुद से? क्या वो सब के इन्फ्लुएंस में आ जाए? तो सब के इन्फ्लुएंस में आने का फायदा क्या होगा? इसको कहेगा, ये कहेगा भाई मैं भी खींचता हूं, वो क्या कहेगा भाई मैं भी खींचता हूं, ये क्या कहेगा भाई मैं भी खींचता हूं, ये क्या कहेगा भाई मैं भी खींचता हूं। इस चक्कर में सारे क्या हो जाएंगे? इस चक्कर में सारे जुड़ जाएंगे जी। उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के चक्कर में, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचने के चक्कर में, उस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की या उसके ऊपर हक जमाने के चक्कर में क्या होगा? वो सब एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है जी। तो कोई ना कोई तो एक वजह होगी जिस वजह से वो करीब आ गए। तो किस वजह से करीब आ गए? वो उन इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन था, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन था, उसके चक्कर में सारे कैटायन जो हैं वो करीब करीब आ गए। अब क्या होगा? अब इस सिचुएशन में हमने क्या करना है? वैसे इस फोर्स का नाम हमने क्या रखा? मेटालिक बॉन्डिंग। मैं इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरे चैप्टर का नाम बॉन्डिंग नहीं है, बस नाम का रेफरेंस देना था, दे दिया। ठीक है। मुझे सिखाना यह है कि अगर ये इस तरह टाइटली पैक्ड, रेगुलरली अरेंज्ड, फिक्स पैटर्न्स, वेरी क्लोज टुगेदर, मतलब जो भी सॉलिड स्टेट के अल्फाज है, जो भी क्रिस्टल लैटिस के अल्फाज हैं, वो सारे इस पे पूरे उतरते हैं। अब करूं क्या? वो कहता सर जी इसके सेंटर से इसके सेंटर का फासला निकालें। निकाल लिया। अब क्या करें? सर इस फासले को आधा आधा कर दें। क्या करें जी? इस फासले को दरमियान से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? सर आधा आधा कर दें। और जब हम इस फासले को आधा आधा कर देंगे तो पता है फीलिंग क्या आनी चाहिए? सर जी फीलिंग ये आनी चाहिए कि इसमें से ये वाला रेडियस किसका है, ये वाला फासला इस वाले एटम का है, और ये वाला फासला इस वाले एटम का है। अब मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, अगर इसने अपना वैलेंस शेल ना लूज किया होता, तो ये तो कैटायन का ब्लैक वाला किसका साइज है? ये तो कैटायन का साइज है ना। ठीक है। और हम जो रेडियस ले रहे हैं, क्या वो कैटायन का रेडियस ले रहे हैं? इस वक्त क्या है? कैटायन के रेडियस है कि अगर मैं इसके सेंटर से उसके सेंटर तक पहले फासला निकालूं, फिर उसको आधा तक कर दूं, तो आधा करने से क्या वो इस कैटायन के रेडियस आता है? नहीं सर। ये रेडियस किसका है? ये इसके एटम का ही रेडियस है। किसका है? जिस एटम में से ये वाला शेल शायद क्या हुआ था, शायद ये लूज हो गया था। क्योंकि मेटालिक एटम्स हैं, मेटालिक एटम्स की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है, वो अपने वैलेंस शेल को लूज कर देती है। अब मैं वैलेंस शेल को उसने लूज किया तो कहां से पैदा करूं? मैंने तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने समझाया है कि इसके सेंटर से उसके सेंटर तक का फासला लें। फासला लेने के बाद क्या करें? उसको आधा करें। आधा इसका हुआ, आधा किसका हुआ? तो जो आधा इसका हुआ ये वाला, क्या फीलिंग दे रहा है आपको? ये कैटायन के रेडियस की फीलिंग दे रहा है कि पूरे एटम के रेडियस की फीलिंग दे रहा है? सर जी एटम के रेडियस की फीलिंग दे रहा है। अगर सिर्फ कैटायन के रेडियस होता तो कितना होता? यहां से यहां तक ये वाला कितना? मैं इतना नहीं, मैं इतना कह रहा हूं, तो ये एटम का रेडियस है भाई। तो मेटालिक रेडियस वाले कॉलम में जाएं, वहां देखें क्या लिखा हुआ है। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर
मेटालिक एलिमेंट्स ओनली। और मेटालिक एलिमेंट्स के केस में होता क्या है, आप ऊपर देख लें मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से नीचे एंड पे आ जाएं कि मेटालिक रेडियस की क्या डेफिनेशन है। इट इज द हाफ ऑफ क्या, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई इन अ मेटालिक क्रिस्टल लैटिस। मेटालिक क्रिस्टल लैटिस में जो भी दो एटम्स करीब करीब हैं, कि जो भी दो न्यूक्लियस करीब करीब हैं, कि जो भी दो पार्टिकल्स करीब करीब हैं, उनके सेंटर्स का फासला निकालें और उनके सेंटर का फासला निकालकर क्या कर लें, उसको हाफ कर लें, तो क्या आ जाएगा, इधर वाले एटम का या उधर वाले एटम का रेडियस आ जाएगा। जी प्लीज योर क्वेश्चन। हाँ, रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट मतलब क्या है, एक पैटर्न है, जितना यहां से यहां तक का फासला है इधर भी क्या होगा। आप मेरे ख्याल से ये कहना चाह रही है ना कि सर जी इसका एक एटम ये तस्वर कर लें, फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का फासला निकालें, इस फासले को क्या करें, आधा कर लें, तो हाँ जितना वो फासला उतना ये फासला हो। बिल्कुल ऐसे ही हो, बिल्कुल ऐसे ही हो। ठीक है। सो बहरहाल ये इतना लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस काम नहीं है। ये 3 क्लासिफिकेशंस मेरे सिलेबस की नहीं है। मेरे सिलेबस वाला सिर्फ क्या पूछता मुझसे, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। ठीक है, लेकिन मेरा काम है कि आपको बताऊं कि एटम का जो रेडियस है, ठीक है, वो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल है, बात खत्म हो गई। लेकिन जब हमने बाद में देखना है कि एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, मेटालिक एटम्स दे नेवर एग्जिस्ट एज एटम्स, नॉन मेटालिक एटम्स वो भी नेवर एग्जिस्ट एज एटम्स। As atoms, it's the noble gases only which exist as atoms. Non-metals वाले atoms, they would like to make molecules, and you know जो metal वाले atoms है, they would like to make cations in that are present in what, in a sea of। तो मुझे उस रेफरेंस को सामने रखते हुए 3 एटॉमिक रेडियस की बात करनी थी। एक तरफ मैंने मेटालिक रेडियस की बात की, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन क्या, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियाई। एडजेसेंट न्यूक्लियाई क्या होता है, दो साथ साथ जुड़े हुए, ये जो भी करीब करीब के, जितने भी करीब हो सकते हैं उनके करीब के न्यूक्लियस की बात करनी चाहिए। उनके बीच का फासला लेना चाहिए, उस फासले को आधा कर देना चाहिए, तो आधा फासला इसके एटम का रेडियस हो जाएगा, आधा फासला उसके एटम का रेडियस हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन प्लीज। यू सी, जब हम मेटल्स की बात करते हैं कि जिसमें क्या एग्जिस्ट करता है, सर जी उसमें कैटाइंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज अ क्रिस्टल लैटिस एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर इन व्हाट, इन अ सी ऑफ, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स उसको पकड़कर, बांधकर, जोड़कर ग्लू की तौर पर एक्ट करते हैं। और उस ग्लू का नाम क्या है, उस ग्लू का नाम है मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, बहरहाल मैं उसके बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। उस सिचुएशन में आपने या तो 2 ऑप्शन हैं, पहले एटम सोच लें। पहला ऑप्शन क्या है, जो मैंने ब्लू बनाया हुआ है, ये ब्लू मैंने क्या सोचा है कि ये कैटाइन 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 कैटाइन, ये चलें। अब एक काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कहता हूं यार ये एक कैटाइन है, ये दूसरा कैटाइन है, तो मैं इसके सेंटर से यहां तक फासला नहीं निकाल रहा, मैं ये सोच रहा हूं कि यार जी इसने ना इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी, ये स्पेस इसकी है, फिर इसके लिए इतनी स्पेस इसकी है, फिर इसके लिए इतनी स्पेस इसकी है, फिर ये वाली स्पेस इसकी है, फिर ये स्पेस इसकी है, ये स्पेस इसकी है। तो जब मैंने कहा इस कैटाइन की एक्चुअल स्पेस कितनी है, वैसे तो एग्जिस्ट वो इतने स्फीयर में कर रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल अवेलेबल स्पेस कितनी है, ये पूरी। वैसे इस पूरी स्पेस में क्या करेगा, वाइब्रेट भी कर सकता है। अगर आपको सॉलिड स्टेट याद हो तो आपने पढ़ा होगा, वहां पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं। ठीक है, तो उसकी वाइब्रेशन का स्पैन क्या होगा, उतना ही होगा जितना उसके अंदर है वो। ठीक है, वैसे वो कैटाइन का साइज ब्लैक वाला है, लेकिन एटम का साइज ब्लू वाला है। ये आपने कल परसों में पढ़ा भी, क्या पढ़ा सर, कैटाइन का साइज इज स्मॉलर देन द एटम का साइज। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने इसीलिए पहले आपको क्या पढ़ाया है, मैंने कैटाइन का साइज भजन आपको पहले से पढ़ाया है कि कैटाइनिक रेडियस स्मॉलर क्यों होता है। 2 वजूहात होती हैं। एक वजह तो होगी वो न्यूक्लियस की पुल ओवर द remaining electrons, the pull of the nucleus on the remaining electrons is greater now because electron चला गया है। या फिर दूसरा क्या था,
वो क्या पता वैलेंस वैल्यू ना हो, वैलेंस वैल्यू क्या हो, वो ऑटोमेटिकली हमें पता है कैटायन की रेडियस छोटा होता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर के सर्कल्स हैं वो कौन है, वो कैटाइंस हैं, ठीक है, क्या है जनाब। तो या और ब्लैक कलर के जो ये कैटाइंस हैं ये अगले कैटाइन के साथ बिल्कुल साथ चिपके हुए नहीं है। ऐसे नहीं कि कैटाइन कैटाइन पकड़ के चिपक गया हो, बीच में गैप है, उस गैप में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और हाँ लेकिन जो भी है सर अल्टीमेटली क्रिस्टल लैटिस डेवलप हुई भी है, मतलब सर वो हैं करीब करीब ही है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक फिक्स्ड पैटर्न है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, वाइब्रेट ओनली है, जो भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती हैं सारी यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। बहरहाल कैटाइन इज ऑलवेज अ कैटाइन, एटम इज ऑलवेज एन एटम, कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन व्हाट, देन एन एटम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटाइन्स जो हैं दे आर ब्लैक कलर्ड, दे आर स्मॉलर, एटम्स आर एक्चुअली ब्लू कलर्ड दैट आर बिगर। या तो आप कहें सर ये सीन है, इस वजह से मैं कितना फासला लेना चाहता हूं, इस वजह से मुझे ना ये वाला फासला लेना है। अब आप क्या करेंगे, ये फासला कैसे लूं, अगर आपने कैटाइन अलग कर भी लिया तो कैटाइन का तो इतना फासला निकलेगा ही नहीं। कैटाइन का कितना फासला निकलेगा सर, उसको तो ये वाला फासला निकलेगा, तो ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। अब मुझे जो इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इमेजिनरी है, वो तो मैंने ब्लू लाइंस तो इमेजिनरी लगाई, ये तो एक्चुअल में है ही नहीं, या है सर, ये तो इमेजिनरी लाइंस हैं, एटम्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे यहाँ पे, ये तो मैं सोच रहा हूं कि शायद ऐसा हो। अच्छा असल में तो क्या सीन है, असल में तो कैटाइंस हैं। तो अभी काम कर लेते हैं, इसके सेंटर से उसके सेंटर तक का फासला निकालते हैं, निकालने के बाद क्या कहते हैं, कहते हैं आधा इसका आधा उसका है। किसी को मसला है इस बात से, तो हमने कह दीजिए यार डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। बहरहाल इस डिफाइंड एज क्या, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई इन अ मेटालिक क्रिस्टल लैटिस। कुछ सवाल है तो आप खड़ा करो भाई, मैंने अपनी तरफ से जितना समझाना था समझा दी। हाँ तो मैं एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से पहला लफ्ज क्या है, मेटालिक रेडियस। मेटल्स एग्जिस्ट करते कैसे हैं, एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ कैटाइंस इन अ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम उस केस में भी एटम का साइज निकाल लेते हैं, कैसे, एक न्यूक्लियस से साथ वाले न्यूक्लियस का फासला लेकर उसको आधा करते हैं, तो कहते हैं अब जो ये साइज आया है किसका है, एटम का रेडियस आया है। हालांकि मेटल्स के एटम होते ही नहीं, मेटल्स एटम्स की तरह एग्जिस्ट करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनका क्या, उनके एटम का रेडियस मैंने पढ़ाना है। कहां से पढ़ाऊं, पढ़ा दी, ठीक है। पहले बताया कि एग्जिस्ट करते कैसे हैं, फिर बताया बेशक एग्जिस्ट कैटाइंस की तरह करते हो, आपकी सोच इनके बीच में भी एटम की तरह की हो सकती है। ब्लैक एग्जिस्टेंस थी, ब्लू सोच हो गई, तो ब्लू सोच में क्या हो गया, उसको एटम बना लिया, एटम का रेडियस आ गया। लेकिन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, वो कहता है फिर लिखने के लिए ध्यान कर लेना, ऐसा लिखना कि एग्जामिनर कोई टेक्निकल गलती ना निकाल सके। तो जरा इनका जुमला सुने ना क्या लिखा हुआ, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन क्या, बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई। ऐसे एटम्स क्यों नहीं लिखा, सोचने वाली बात है। वो ये भी तो कहता था बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स, क्यों कहता हो, तो एटम्स की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने एटम्स लिखा ही नहीं, मैंने क्या लिख दिया, टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई लिख दिया। और चूंकि न्यूक्लियाई लिखा है तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का फासला लिखा मैंने, सेंटर्स ऑफ द एटम्स का फासला नहीं लिखा, किसके एटम के सेंटर से उसके एटम के सेंटर तक का फासला लेकर आधा करो, कहता नहीं किया मैंने। क्या बोला, आधा किसको करना है, इस न्यूक्लियस और साथ वाले न्यूक्लियस। अब वो एटम्स हैं कि वो कैटाइंस हैं, वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, कहता है मेरी बलास है। मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन क्या, एडजेसेंट न्यूक्लियाई, टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, इन व्हाट, मैंने आगे लिख दिया, इन अ मेटालिक क्रिस्टल लैटिस, जिसका मतलब पता होना चाहिए आपको, क्या पता होना चाहिए, मेटालिक क्रिस्टल लैटिस का क्या मतलब है, ऑर्डिनरी वाला, सी ऑफ, क्या कहते हैं, मतलब कैटाइंस इन व्हाट, इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड। तो मेटालिक क्रिस्टल लैटिस मेंशन करने का मतलब क्या था, कि वहां पर होगा क्या, कैटाइंस होंगे इन अ सी ऑफ, कहता लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मैं तो एटम का रेडियस लिख रहा हूं। फिर एडजेसेंट न्यूक्लियाई लिखना क्यों जरूरी था, कहता सर जी वो एटम्स तो होते ही नहीं है, तो मैंने एटम एटम लिखने के बजाय एडजेसेंट न्यूक्लियाई का फासला लिख दिया। उसको हाफ क्यों किया,
क्योंकि इसके न्यूक्लियस से उसके न्यूक्लियस तक जाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मुझे इसके न्यूक्लियस से इसकी बाउंड्री तक जाना है, उसके न्यूक्लियस से उसकी बाउंड्री तक आना है, तो इस टोटल फासले को क्या कर दो, आधा कर दो। किसको मसला है जी? पुत्र आवाज नहीं आ रही। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ या केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ? एक्यूरेसी और प्रिसीजन का सवाल अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं हो। एक्यूरेसी और प्रिसीजन मेरा केमिस्ट्री का टर्म अभी नहीं है, तो फिजिक्स में देखेंगे। मैं तो एक आइडियोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ, आइडियोलॉजी 100% एक्यूरेट डेवलप की है, ठीक है। फिजिक्स या मेजरमेंट टेक्निक क्या है, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करूंगा कि माइक्रोमीटर करूंगा, वो जब करूंगा तो पता चल जाएगा कि किसकी प्रिसीजन कितनी है और किसकी एक्यूरेसी कितनी है। ये मेरा टॉपिक अभी नहीं है, मेरा टॉपिक है आइडियोलॉजी की एक्यूरेसी। आइडिया मेरा 100% एक्यूरेट है, ठीक है। आपके पास कोई सवाल और है तो आप क्या करें। How can you say this? What do you want to say? मुझे समझ नहीं आ रहा। सुनो भाई, सुनो प्लीज, बात बंद करो। आपने पहले एक्यूरेसी का जिक्र किया, मैंने आपके सवाल को ही गलत कर दिया कि एक्यूरेसी का सवाल तो मेजरमेंट टेक्निक्स में होता है और इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होता है। फिर आप सवाल क्या कर रही हैं अभी? अब मुझे आपके सवाल समझ नहीं आ रहा। बस हाफ लिखा है, अभी हाफ के हिसाब से सवाल बोलें। क्या मतलब है यार हाफ एग्जैक्टली? शायद ना हो। अगर यहाँ सेंटर से यहाँ सेंटर 10 है तो 10 का हाफ क्या होता है? 5 उधर हुआ, 5 उधर हुआ। आप क्या कहना चाहती हैं? 4 उधर हो गया, 6 इधर हो गया। हो सकता है एक सिचुएशन में, या तो हमारा दिमाग खराब हो इस सिचुएशन में, या एक और सिचुएशन हो सकती है उधर कैटायन हो इधर एनायन हो आयनिक बॉन्डिंग में, या फिर एक और बात हो सकती है उधर आयरन का एटम हो इधर सोडियम का एटम हो। तब हो सकता है कि उसका कैटायन छोटा हो तो उसका कैटायन बड़ा हो, ठीक है। मैं तो एक पूरा मेटल का लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, सबके सब कैटायंस हैं, तो सबके सब कैटायंस का क्या सीन होगा? सेम साइज होगा। फिर सबके सब कैटायंस एक रेगुलर अरेंजमेंट में आएंगे तो रेगुलर अरेंजमेंट होगी। मैं तो आइडियोलॉजिकली तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बेटा जी, ठीक है। आप जो सोच रही है शायद ये हो सकता है कि अगर उधर कैटायन और उधर एनायन, हाँ आयनिक बॉन्डिंग में 100% क्या होगा, कैटायन छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा। तो वहां उधर चाहे एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का फासला अगर 10 आता है तो मैं कह सकता हूं कि इसका 4 है उसका 6 है, या इसका 3 है उसका 7 है। यहां मैं क्या कहूंगा? यहां मैं ऐसे कैसे कहूं यहां 4 है वहां 6 है? यहां मैं कंट्रोल 10 है तो 5 इसका 5 उसका है, दैट्स इट। या फिर दूसरी सिचुएशन वो वाली है सर, एलॉय। कौन है? एलॉय में बीच में होता है वो मिक्स कर देते जिंक के अंदर कॉपर, कॉपर के अंदर मतलब जो भी मिक्स कर दें, एटम छोटा बड़ा तब हो सकता है। अभी तो सब एक जैसे हैं, ठीक है। कोई और सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। Anyone? This is the definition of metallic radius. आगे चलें। ये कोवलेंट रेडियस का क्या सीन हो गया? कोवलेंट रेडियस का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ओनली। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की बात हो रही है, कंपाउंड्स की बात अभी नहीं होती। यहां भी ना पूछना ना सर डिफरेंट हो सकता है, वो भी कब डिफरेंट होगा जब मैं कोई कंपाउंड की बात करूं तो इसका अलग कुछ मैं भी बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एलिमेंट की बात कर रहा हूं। या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, या दोनों ऑक्सीजन है, या दोनों नाइट्रोजन है, या दोनों फ्लोरीन है, दोनों क्लोरीन है, जो भी है, ठीक। अच्छा यहां क्या करें? अब यहां वैसे होता क्या है, एटम्स के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? जस्ट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। हमने सोचा हुआ क्या है कि उनके शेल्स क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? और हमने ओवरलैपिंग को शो कैसे किया है? हम ओ लेवल में ओवरलैपिंग ऐसे शो करते हैं। क्या पता आप में से कोई एक आधा बच्चा हो उसने शायद ऐसा ड्राइंग भी कभी बनाया हो। हाँ जी, किसने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ओ लेवल में ऐसे बनाया हुआ है? बनता है भाई, ऐसे भी बनता है। नंबर नहीं कटते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल कोई नंबर नहीं करते। लेकिन हाँ, हम बच्चे को सिखाने के लिए क्या कहते हैं कि भाई प्रॉपर क्या करना, प्रॉपर ओवरलैप करना। जैसे नहीं वो सेट्स एंड वेन डायग्राम्स में कोई ओवरलैप होता था, वो वाला ओवरलैप हमने सिखाया है। अगर आप ये ओवरलैप करें, इधर ध्यान देंगे प्लीज, इधर ध्यान देंगे, ये भी ठीक है। ये तो हमारी इमेजिनेशन है ना, मतलब हमारे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि जी ऐसे ओवरलैप हो गए हैं कि उसका वैलेंस शेल इसके वैलेंस शेल से अंदर आ गया है,
इसका वैलेंस शेल उसके वैलेंस शेल के अंदर चला, हालांकि ऐसा होता नहीं है, इट्स जस्ट द वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। हमारा थिंकिंग ऐसा था कि शेल्स क्या हो गए हैं, शेल्स ओवरलैप हो गए हैं, ठीक है। अब वो शेल्स ओवरलैप होकर थोड़े ज्यादा करीब आते हैं कि थोड़े दूर जाते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। इसके एडवांस लेवल की बात में जाऊंगा तो शायद कुछ और मतलब निकलेगा, मैं भी उस मतलब में भी नहीं जाना चाहता। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि आपने अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ओ लेवल में ऐसे बनाया है या ऐसे बनाया है, या जब ए लेवल में मैं पढ़ाऊंगा तो शायद मैं कुछ ऐसा बना दूंगा, ऐसे बना दूं, या शायद मैं इसको आगे नहीं पढ़ाना, अभी मैंने नहीं बनाया, शेप्स नहीं पढ़ानी थी, जैसी भी भाई शेप जैसी भी है, मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा जस्ट टॉपिक क्या है, कोवलेंट मतलब ये जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो एटम्स होते हैं, आपस में बॉन्डेड होते हैं, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। उसको शो करने के लिए आप इस तरह का ओवरलैप करें, थोड़ा सा ओवरलैप करें, जस्ट टच करें, आपकी मर्जी, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट वंस अगेन किस चीज में, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज में है, पूछें किस में, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के फासले में, उस फासले के आधे में, आधा किसका, इसका, आधा किसका, उसका। ये आधा क्या है, इसके एटम का रेडियस है, वो आधा क्या है, क्या पता आप सोचें सर ये तो गलत बात हो गई है, इसका एटम तो यहां से यहां तक है, कहां से कहां तक है, वो तब बेटा जब वो अकेला होता, कब होता, अकेला होता तो इतना होता एटॉमिक रेडियस, अकेला है नहीं, कैसा है, मॉलिक्यूल है, दो एटम्स हैं, ओवरलैप हुए हुए हैं, ज्यादा ओवरलैप है कि कम ओवरलैप है, जैसे भी है, मेरा टॉपिक नहीं है, बस करीब करीब है, टाइटली पैक्ड है कि जैसे भी हैं करीब करीब हैं, इसके सेंटर से उसके सेंटर तक का फासला निकालो, उसका आधा कर दो। यहां भी क्या बोलूंगा मैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियाई इन क्या, इन अ मॉलिक्यूल। किसी को मसला है, जरा चेक करो वहां क्या लिखा है, कोवलेंट रेडियस इज क्या, इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, या इधर भी क्या कहना चाहिए, एडजेसेंट न्यूक्लियाई, मेकिंग अप क्या, मेकिंग अप द कोवलेंट बॉन्ड। किसी को मसला है, ठीक है। मैंने उधर भी क्या बोला है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई, यहां क्या बोला है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, वहां क्या बोला है, इन अ मेटालिक क्रिस्टल लैटिस, यहां क्या बोला है, दैट मेक अप द कोवलेंट बॉन्ड और दैट मेक अप द मॉलिक्यूल। किसी को मसला है भाई, अब आप कहें सर ये तो बहुत दूर दूर थे, उनको भी आपने सेंटर करके आधा कर लिया, सर ये बहुत करीब करीब हैं, इनको भी आपने सेंटर करके आधा कर दिया, सर ये जस्ट टच कर रहे थे, इनको भी आपने आधा कर लिया, और आप कहें सर ये 100% एग्जैक्ट सही कॉन्सेप्ट है, ये 95% गलत कॉन्सेप्ट, सही कॉन्सेप्ट है, सर ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, मतलब ये तो नहीं होगा कि सर ये क्योंकि हमें समझ बिल्कुल आ गया है, हमें एटम एटम लग रहा है, जस्ट टचिंग लग रहा है, बिल्कुल सही रेडियस है, तो ये सब सही है, ये गलत है। गलत तो ये भी नहीं है, वो तो हर एटम के एग्जिस्ट करने का अपना अपना स्टाइल है। इसकी एग्जिस्टेंस कैसी है, इंडिपेंडेंट एटम्स, इसमें तो ये सिचुएशन ही नामुमकिन सिचुएशन है वैसे, लेकिन आपको लगेगी क्यों, आपको बड़ी अच्छी लगेगी कि सर हाँ ऐसा होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कि ये सेंटर हो, वो सेंटर हो, जस्ट टच हो रही हो, डिस्टेंस लें और आधा करें, आधा इसका हुआ, आधा उसका हुआ। बेटा वही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला है, यही भी बोला है। अब अगर मैं कहूं मॉलिक्यूल ऐसा है ही नहीं, ये लो जी ऐसा है, हेलो ये लो जी, अब अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा है, तो अब क्या करें, इसमें से कितना साइज इसका है, कितना साइज उसका है। हम कहेंगे सर इसके सेंटर से उसके सेंटर तक फासला निकालें, निकल गया, उसका क्या करें, उसका आधा इसका है, उसका आधा, अब बाकी आधा उसका है, ये कहना चाह रहा हूं। यू गेट दिस। सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है, सारा एग्जिस्ट तो ब्लूज तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो सारी कहानी किसकी है,
ये ब्लू आपने क्या कर दिया, असल तो सारा कॉन्सेप्ट ही कैटाइंस का है कि ये कैटाइन है और एक ये कैटाइन है। अब बीच में इतना ढेर सारा फासला है, कितना बीच में बहुत सारा एक्स्ट्रा फासला है, जितना भी है मैं इसके सेंटर से उसके सेंटर तक जाऊंगा, आधा करूंगा, कहूंगा आधा इसके एटम के आधा उसके एटम का है। किसी को मसला नहीं। तो एंड का जुमला अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने इधर भी क्या लिखा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई, इधर भी लिखा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, उधर भी लिखा है half of the distance between the two identical nuclei of a noble gas when they just touch each other or when they are very closest to each other। किसी को मसला है भाई इस बात से? तो बुनियादी तौर पर हम आपको पढ़ाना क्या चाहते हैं, हम आपको पढ़ाना चाहते थे, अस्सलाम वालेकुम सर, लास्ट मिनट भिजवा दें वैसे, क्या पढ़ना चाहते हैं भाई? एटम का स्ट्रक्चर, एटम का साइज, एटम का रेडियस और एटम का रेडियस। वैसे तो मैंने सारा पढ़ाया हुआ था भाई, लेकिन जस्ट इस पेज ये मिसिंग था, ये मैंने उस दिन की प्रिंट करके आप तक पहुंचा दिया, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। और मैंने अभी, और आपको समझ आ गया होगा कि ये टॉपिक से हट के क्यों पढ़ाया गया है, बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी स्पेसिफिकेशंस वैसे मुझसे डिमांड नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरी केमिस्ट्री मुझसे ज़रूर डिमांड करती है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स की तीन किस्में हैं। तो एटम के रेडियस की भी 3 किस्में हैं। एक का नाम क्या है, मेटालिक रेडियस, दूसरे का नाम क्या है, कोवलेंट रेडियस, तीसरे का नाम